हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ ओरल सर्जरी। आज हम लोग ओरल सर्जरी के नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो सिलेबस कमीशन ने दिया है उसमें से, डैट इज मेडिकल इमरजेंसीज इन डेंटल प्रैक्टिस। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग मेडिकल इमरजेंसीज इन डेंटल प्रैक्टिस। ओएस का टॉपिक है ये, कमीशन ने दिया है सिलेबस में। पहले हम लोग कुछ मेडिसिन्स देखते हैं। डोपामाइन। डोपामाइन क्या है? Dopamine is a vasopressor agent. It causes a rise in the cardiac output and raise the systolic BP. It has no central nervous system effect. IV infusion of dopamine is 0.2 to 1 milligram per minute. ठीक है, एक वैसोप्रेसर एजेंट है डोपामाइन जो कि कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है और सिस्टोलिक बीपी को रेज करता है। और इसका इन्फ्यूजन हमें कितना देना है, डोज कितना देना है? 0.2 to 1 मिलीग्राम पर मिनट। एड्रेनालिन कैसे देना है हमें? स्लो आईवी इन्फ्यूजन या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू हम लोग एड्रेनालिन देते हैं। ये क्या करेगा? इंक्रीज कराएगा सिस्टोलिक बीपी को, पल्स प्रेशर को भी इंक्रीज कराएगा। इट यूज टू स्टिमुलेट द हार्ट एज इट कैन इंक्रीज द हार्ट रेट एंड कैन एक्टिवेट द लेटेंट पेस मेकर। तो ये हो गया एड्रेनालिन। एड्रेनालिन सिस्टोलिक बीपी बढ़ाता है, पल्स प्रेशर बढ़ाता है, हार्ट को स्टिमुलेट करता है, हार्ट रेट बढ़ाता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग करते हैं डेंटल इमरजेंसीज में या पेशेंट के ट्रीटमेंट में, वो होती है ईसीजी मॉनिटरिंग। वेरियस ईसीजी करते हैं पेशेंट की, कंटिन्यूस ईसीजी सपोर्ट पे रखते हैं पेशेंट को अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो। नेक्स्ट इज डीफिब्रिलेशन। डीफिब्रिलेशन करते हैं। डीफिब्रिलेशन में क्या होता है? डायरेक्ट करंट इज एडमिनिस्ट्रेड विद द हेल्प ऑफ पैडल्स विद द होप ऑफ रीस्टार्टिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ठीक है, डायरेक्ट करंट देते हैं हम लोग पेशेंट को पैडल्स के हेल्प से, सो डैट हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो वापस से शुरू कर पाए हम लोग पेशेंट की। अब आते हैं क्या क्या इमरजेंसीज जो है वो हमारे डेंटल क्लिनिक में पेशेंट के साथ इनकाउंटर हो सकता है। हमें पेशेंट किस किस कंडीशन से गो थ्रू कर सकता है। तो पहले क्या है? सिंकोप। ठीक है, सिंकोप क्या? इट इज अ मोस्ट कॉमन काउज ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन अ डेंटल चेयर। सिंकोप में वैसोवेगल सिंकोप। वैसोवेगल सिंकोप जो है ये सबसे कॉमन काउज है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का डेंटल चेयर पे। कौन सा वाला? वैसोवेगल वाला। इसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है? पेन, एंजाइटी, फटीग, फास्टिंग। अगर पेशेंट भूखा आ रहा है और उनकी आप ट्रीटमेंट शुरू कर दो उस टाइम उनको सिंकोप हो सकता है। पेशेंट को एंजाइटी बहुत बिल्डअप हो गई और पेशेंट उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, निकाल नहीं पा रहा अपनी एंजाइटी, तो पेन एंड फटीग में इन सब में पेशेंट को सिंकोपल अटैक आएगा। सिंकोपल अटैक आते हैं। Interesting thing is, male patient between the age of 16 to 35 are most commonly seen to faint in a dental chair. मेल पेशेंट में सिंकोप के जो केसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं डेंटल चेयर पे, और वो भी एज ग्रुप 16 to 35 में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? स्ट्रेस बिल्डअप की वजह से। फीमेल या चिल्ड्रेन जब उनको स्ट्रेस होता है या उनको डर लग रहा होता है डेंटल क्लिनिक में तो वो एक्सप्रेस कर देती हैं, बट मेल अपने पेन को, अपने स्ट्रेस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और स्ट्रेस बिल्डअप की वजह से मेल को सिंकोपल अटैक ज़्यादा आते हैं। तो हो क्या रहा है सिंकोप के लिए? स्ट्रेस बिल्डअप हुआ। स्ट्रेस बिल्डअप होता है, कैटेकोलामाइन्स जो है वो रिलीज होता है इंक्रीज्ड अमाउंट में। कैटेकोलामाइन का जो रिलीज है वो बढ़ जाएगा। पेरिफेरल वैसोडाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर पूलिंग ऑफ ब्लड इन द पेरिफेरीज, और पेरिफेरीज में सारे ब्लड आने लग जाएंगे। और ऐसा इसलिए हो रहा है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की वजह से। सिंस पेशेंट इज, अब क्या हो गया कि पेरिफेरीज में तो ब्लड आ गई है। अब पेशेंट बैठा है हमारे डेंटल चेयर पे अपराइट पोजीशन में विद नो मूवमेंट भी नहीं है, तो वेनस रिटर्न रिड्यूसेस एंड ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन डिक्रीजेस। ठीक है, ऐसे सिंकोप हो रहा है, लीडिंग टू ट्रांजिट इस्कीमिया एंड पेशेंट फेंट्स। तो आपकी क्लिनिक में अगर सिंकोप हो रहा है किसी पेशेंट को तो क्या करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट में? सबसे पहले पेशेंट को ट्रेंड एलेनबर्ग पोजीशन में डालते हैं। ट्रेंड एलेनबर्ग पोजीशन में क्या होता है कि पेशेंट को जो है हम लोग थोड़ा हेड, एक ये पैरेलल टू, ये पोजीशन क्या हुआ? जमीन के पैरेलल पोजीशन हुआ। हम लोग क्या करते हैं, इससे थोड़ा पेशेंट के हेड को पैरेलल पोजीशन से नीचे और लेग को एलिवेटेड रखते हैं। हेड एंड चेस्ट स्लाइटली बिलो अ लाइन ऑफ पैरेलल। ठीक है, ये है हमारा हेड और चेस्ट, इट इज स्लाइटली बिलो the line of parallel to the floor
एंड फीट स्लाइटली एलिवेटेड, ठीक है, चेयर की पोजीशनिंग वैसी कर देनी है कि पेशेंट इस पोजीशन में आ जाए, और इसको हम लोग ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन बोलते हैं। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, अ कॉटन पीस सोक्ड इन एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, अमोनिया, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया में कॉटन पीस को सोक करके पेशेंट को सूंघवाते हैं, पेशेंट के नोज के पास रखते हैं। इसकी स्मेल बहुत पंजेंट होती है। दिस इज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, और पंजेंट स्मेल होती है और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेट होता है पेशेंट का। क्या होना होता है, हमने एरोमेटिक अमोनिया, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया को कॉटन में लगाकर सोक करके कॉटन को पेशेंट के नोज के पास रखते हैं। उसके बाद अगर पेशेंट सिंकोप में है, पेशेंट आपका डेंटल चेयर पे किसी का भी सिंकोप में जा चुका है, तो पेशेंट को रिकवर करवाते हैं और जो भी डेंटल प्रोसीजर हो रहा था उसको वहीं पे स्टॉप करते हैं, सीज करते हैं, अपना डेंटल प्रोसीजर उस दिन के लिए आगे नहीं बढ़ाते हैं, गिवन कंडीशन कैसी है पेशेंट की। नेक्स्ट थिंग, जो इमरजेंसी आएगी डेंटल क्लिनिक में, वो है एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन क्या है? इट इज हाइपर सेंसिटिव स्टेट दैट इज अक्वायर्ड थ्रू द एक्सपोजर ऑफ ए पर्टिकुलर एलर्जन। ये एक हाइपर सेंसिटिव स्टेट होती है बॉडी की, जो कि किसी एक पर्टिकुलर एलर्जन के एक्सपोजर की वजह से हो रही होती है। इट्स एन एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स या रिएक्शन होगी बॉडी की किसी भी सब्सटेंस को जिसको वो फॉरेन मान ले, फॉरेन सब्सटेंस समझ ले। जब बॉडी पहली बार एक्सपोज होती है ना किसी भी एलर्जन को फर्स्ट टाइम, तो मास्ट सेल और बॉडी सेल्स और बेसोफिल्स जो होते हैं बॉडी के, वो सेंसिटाइज होते हैं उससे। जब पहली बार एक्सपोजर होगा तो मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स जो होते हैं वो सेंसिटाइज होते हैं। जब री एक्सपोजर होता है, मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स रिलीजेस केमिकल मेडिएटर्स दैट इज हिस्टामाइन। फिर हिस्टामाइन का रिलीज होता है सेकेंड एक्सपोजर पे। और रिएक्शन की सीवियरिटी कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि मेडिएटर हिस्टामाइन कितना ज़्यादा रिलीज हुआ है। तो एलर्जिक रिएक्शन किसकी वजह से हो रहा है? हिस्टामाइन की रिलीज की वजह से। और हिस्टामाइन कौन रिलीज कर रहे हैं? मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल सेल्स। अब क्या है कि ये जो एलर्जिक रिएक्शन है ना, ये माइल्ड और लोकलाइज्ड भी हो सकते हैं, बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट या एरिया में हो रहा हो, या फिर डिलेड और सिस्टमिक भी हो सकता है, देर से हो और फुल बॉडी कवर करे धीरे धीरे। तो माइल्ड लोकलाइज वाला जो एलर्जिक रिएक्शन होगा उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है? होता है क्या ये? इसकी ऑनसेट जो होगी वो स्लो होगी माइल्ड वाले की, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं होता है। माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन यूजुअली प्रेजेंट्स विथ लोकलाइज्ड स्किन रैश और म्यूकोजल रिएक्शन, ठीक है। तो पेशेंट को क्या दोगे आप? पेशेंट में बी गिवन ओरल हिस्टामाइन्स दैट इज डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 days। तो आपको पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन माइल्ड वाली है उस केस में क्या ट्रीटमेंट देनी है? डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड देना है 3 दिन के लिए। जो सिम्टम है ना वो मेडिसिन देने के 1 घंटे बाद सबसाइड हो जाता है, लेकिन जो रिएक्टिव मेडिएटर्स है ना वो बॉडी में प्रेजेंट ही रहते हैं, इसलिए मेडिसिन पेशेंट को 3 दिनों तक खाना होता है। अब नेक्स्ट एलर्जिक रिएक्शन इज डिलेड सिस्टमिक। डिलेड सिस्टमिक में जो हिस्टामाइन का रिलीज होता है ना वो बॉडी के सेवरल पार्ट से होने लगता है। डिलेड सिस्टमिक रिएक्शन में हिस्टामाइन फ्रॉम मल्टीपल साइट्स इन द बॉडी आर रिलीज्ड। मैनेजमेंट क्या है? पहले तो आपको वीजिंग साइन नोट करना है, सांस लेने में कैसी आवाज आ रही है, कितनी दिक्कत हो रही। इफ द पेशेंट बीपी इज लो एंड मार्क्ड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, अगर पेशेंट की बीपी लो है, उनको पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, दिस बिकम अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। तब इमरजेंसी आ जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है पेशेंट की। ऐसे कंडीशन में अगर सीएनएस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं है ना, तो एंटीहिस्टामाइन इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को। इंजेक्शन ऑफ एंटीहिस्टामाइन दैट इज क्लोरफेनरमाइन मैलेट या डाइफेनहाइड्रामाइन। एंटीहिस्टामाइन इंजेक्शन देंगे। और इंजेक्शन क्यों देंगे? क्योंकि आईवी से ना इमीडिएट इफेक्ट होगा, और अगर इंट्रामस्कुलर या ओरली टैप देंगे ना तो वो बहुत लेट इफेक्ट करेगा। तो हमने एंटीहिस्टामाइन इंजेक्शन देना है दैट इज क्लोरफेनरमाइन मैलेट या फिर डाइफेनहाइड्रामाइन, और उसको भी आईवी देना है, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन में एक और क्या आएगा? इमीडिएट ऑनसेट रिएक्शन या एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन क्या है? ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है विच कैन अगर विद इन मिनट्स ऑफ एक्सपोजर टू द एलर्जन, एलर्जन से जैसे ही एक्सपोजर हुआ बॉडी में एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दिस कंडीशंस इमीडिएटली एंड इंस्टॉल ट्रीटमेंट प्रॉपरली। तो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन के ट्रीटमेंट पहले क्या है? पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे? सीवियर डिस्निया होगा, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगा, आवाज़ें फंसेंगी।
tightness of the throat. In case of bronchospasm, patient will present with cough, wheezing, chest tightness. और bronchospasm भी होने लगा अगर साथ तो कफ होगा, wheezing होगी और chest tightness होगा. तो मैनेजमेंट ऑफ एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन में क्या है ये आप याद रखना. पहले तो बेसिक लाइफ सपोर्ट देना है पेशेंट को, ठीक है. डेफिनेटिव केयर इन्वॉल्व्स 2 बेसिक स्टेज, और डेफिनेटिव केयर में 2 बेसिक स्टेज होता है. पहले अक्यूट फेज, फिर पेशेंट रिकवरी फेज. तो अक्यूट फेज में हम लोग क्या करते हैं, एड्रेनालिन इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट करते हैं 1:1000 के रेशियो में इन अ डोज ऑफ 0.3 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली. एड्रेनालिन कितना देना है, 1:1000 के रेशियो में देना है 0.3 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली एवरी 5 मिनट टिल द पेशेंट रिकवर्स. हर 5 मिनट पे एड्रेनालिन आपको 0.3 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली देना है, 1:1000 के रेशियो में देना है हर 5 मिनट पे जब तक पेशेंट रिकवर ना कर जाए. ऐसा क्यों, क्योंकि एपिनेफ्रिन है ना वो हेल्प करेगा रिवर्स करने में हाइपोटेंशन को, और ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है ना तो ब्रोंको डायलेट करने में, ठीक है, इसीलिए देंगे. ये क्या करेगा, रिवर्स करेगा हाइपोटेंशन को, उसके साथ साथ ब्रोंको डायलेशन कराएगा. नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन बाय फेस मास्क और नेजल कैन्यूला. उसके साथ साथ हमने ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करना है पेशेंट को. अब पेशेंट जब रिकवरी फेज में आ जाए तो इंट्रामस्कुलरली एंटीहिस्टामाइन देना है हमें. जब पेशेंट रिकवर होने लग जाए फिर इंट्रामस्कुलरली एंटीहिस्टामाइन देना है. अब नेक्स्ट सिचुएशन इज चेस्ट पेन. पेशेंट को अगर अचानक चेस्ट पेन हो रहा है तो हम क्या करेंगे. चेस्ट पेन जो है कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सिम्टम्स ऑफ कार्डियक एंड नॉन कार्डियक काउज ऑफ चेस्ट पेन. अब चेस्ट पेन या तो कार्डियक काउज की वजह से भी हो सकता है, या तो कार्डियक काउज या फिर नॉन कार्डियक काउज ऑफ चेस्ट पेन हो रहा होता है. तो उस हिसाब से मैनेजमेंट होगी कार्डियक की या नॉन कार्डियक की. तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि चेस्ट पेन कार्डियक है या नॉन कार्डियक है. कार्डियक चेस्ट पेन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शार्प इंटेंस स्टैबिंग सेंसेशन इन द लेफ्ट सबस्टर्नल रीजन विच में रेडिएट टू लेफ्ट शोल्डर एंड लेफ्ट फोर आर्म. शार्प स्टैबिंग पेन होगा, ठीक है, कार्डियक चेस्ट पेन में. और कहाँ होगा, लेफ्ट सबस्टर्नल रीजन में होगा, और जो कि रेडिएट होकर लेफ्ट शोल्डर एंड लेफ्ट आर्म में भी पहुंच चुका होगा. उसके साथ साथ लोअर जॉ में भी कभी कभी पेन फेल्ट होता हुआ दिखा है. इंस्टेंसेस वेयर पेन इन इज फेल्ट इवन इन लोअर जॉ. ये था हमारा कार्डियक चेस्ट पेन. अब नॉन कार्डियक ऑरिजिन का चेस्ट पेन होगा तो वो यूजुअली डल एकिंग टाइप होता है. पेन इज यूजुअली डिफ्यूज एंड प्रेजेंट एट ऑल टाइम्स. ये डल एकिंग होगा और डिफ्यूज होगा, ये पर्टिकुलरली लेफ्ट साइड ऐसा नहीं होगा, डिफ्यूज पेन होगा नॉन कार्डियक ऑरिजिन में. अब जो चेस्ट पेन कार्डियक ऑरिजिन का हो रहा है वो क्यों होगा, ये तो एंजाइना पेक्टोरिस के केस में हो रहा होगा या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन के केस में हो रहा होगा. तो एंजाइना पेक्टोरिस और उसका मैनेजमेंट देखते हैं. What is angina pectoris? It is transient chest pain produced by exertion, emotion or stress, which is relieved by rest or nitrates. Angina pectoris क्या है, ये एक ट्रांजिएंट चेस्ट पेन है जो कि एक्सर्शन, इमोशन या स्ट्रेस के कारण होता है, और वो ठीक भी हो जाएगा अगर आप प्रॉपर रेस्ट दो और या फिर नाइट्रेट्स दो पेशेंट को. और इसमें होता क्या, एंजाइना में ऑक्सीजन डिमांड टू मायोकार्डियम एक्सीड्स. ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है मायोकार्डियम की. मैनेजमेंट, इफ पेशेंट इज अनकॉन्शियस तो एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन उनका पहले एडमिनिस्ट्रेट कराएंगे, ठीक करवाएंगे. उसके बाद अगर पेशेंट कॉन्शियस है, एडमिनिस्ट्रेट नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट सबलिंगुअली, ठीक है, सबलिंगुअली देंगे नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट. डोज में भी फ्रॉम 1 to 4 टैब. पेशेंट को सबलिंगुअल टैबलेट देंगे नाइट्रोग्लिसरीन का, और 1 to 4 टैबलेट्स दे सकते हैं. 1 से 2 मिनट के अंदर पेशेंट को रिलीफ मिल जाती है. पेशेंट यूजुअली हैज रिलीफ विद इन 1 to 2 मिनट्स. क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट है ना वो वैसोडाइलेशन कराएगा और वेनस रिटर्न को वैसोडाइलेशन कराएगा. मतलब जो वेजल अभी यूं है उसको डायलेट करा देगा, प्रेशर नहीं पड़ रहा है, ब्लड नहीं जा रही है, वैसोडाइलेशन कराएगा. देन डिक्रीज इन वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा. अब कार्डियक आउट, क्योंकि ज्यादा ब्लड ही नहीं आ रहा है तो हार्ट को ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है, तो डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा एंड दस ऑक्सीजन डिमांड ऑफ हार्ट रिड्यूस्ड. तो क्या कर रहा है आपका नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट वैसोडाइलेशन करा रहा है, जिसकी वजह से वेनस रिटर्न कम हो रहा है हार्ट में वेनस रिटर्न कम हो रहा है, तो हार्ट की जो है ना मेहनत कम हो गई, कार्डियक आउटपुट कम हो गया, ऑक्सीजन डिमांड खुद ब खुद कम हो गई.
ये था एंजाइना। एंजाइना का मैनेजमेंट है नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअली देना है। कौन सा टैबलेट देंगे सबलिंगुअली हम लोग? नाइट्रोग्लिसरीन। पेशेंट 1 से 2 मिनट में रिकवर हो जाता है। स्टिल पेशेंट अगर नहीं रिकवर हुआ तो टैबलेट से विथ टैबलेट और टेम्परेरी रिलीफ इज फॉलोड बाय, और थोड़ी देर के रिलीफ के बाद वापस से चेस्ट पेन शुरू हो गया ना, तो दैट इज द केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। फिर हमें मैनेजमेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए करना होगा। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है? डेथ ऑफ द हार्ट मसल। हार्ट मसल के डेथ को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के? चेस्ट पेन इंटेंस होगा और परसिस्टेंट होगा, एज वेल एज लिवाइन साइन दिखेंगे। पेशेंट जो है लिवाइन साइन प्रोड्यूस करेगा। तो क्या है लिवाइन साइन? एक तो ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में दिखता है, पहली चीज लिवाइन साइन। दूसरा, पेशेंट यूजुअली क्लचेस हिज चेस्ट विद द फिस्ट विच इज नोन एज लिवाइन साइन। है ना, हार्ट के पेशेंट को जब पेन होता है तो वो एकदम ऐसे जकड़ लेते हैं अपने चेस्ट एरिया को, उसको लिवाइन साइन बोलते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में दिखता है पेशेंट यूजुअली क्लचेस हिज चेस्ट with the fist which is known as Levine's sign. Management of myocardial infarction is upright position is generally preferred, क्योंकि upright position जो है वो comfortable position होगा पेशेंट का। एम्बुलेंस को जल्दी से बुलाना है। और फिर एडमिनिस्ट्रो ऑक्सीजन वाया फेस मास्क और नेजल कैन्यूला। कितना? 5 to 6 लीटर पर मिनट। एमआई के केस में ऑक्सीजन आपको ऑक्सीजन मास्क या नेजल कैन्यूला के थ्रू कितना देना है? 5 to 6 लीटर पर मिनट देना है। रिलीव द पेन बाय गिविंग 2 to 5 मिलीग्राम मॉर्फिन सल्फेट। एक तो हो गया ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है 5 to 6 लीटर। दूसरा, पेन के लिए देना है मॉर्फिन सल्फेट। और अगर मॉर्फिन अनअवेलेबल है तो मिक्सचर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में बी गिवन एज एन ऑल्टरनेटिव। पहला हो गया ऑक्सीजन, दूसरा मॉर्फिन, तीसरा टैबलेट एस्पिरिन फॉर फाइब्रोनोलाइटिक थेरेपी के लिए एस्पिरिन देंगे। 3 चीज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में दिया आपने। अब नेक्स्ट आया हार्ट में कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट के इसमें क्या होगा? सडन लॉस हो जाता है कॉन्शियसनेस का, पल्स एब्सेंट हो जाएगा, ब्रीदिंग नहीं हो रही होगी पेशेंट की। कार्डियक अरेस्ट जो है ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है। कार्डियक अरेस्ट, दिस कंडीशन इज रिवर्सिबल विथ प्रॉपरली परफॉर्म्ड सीपीआर कैन सेव पेशेंट लाइफ। ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है, ठीक है। प्रॉपरली सीपीआर परफॉर्म किया जाए तो पेशेंट की लाइफ बच सकती है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में जो डेथ होती है ना, मोस्ट ऑफ द डेथ का कारण क्या होता है? वेंट्रिक्यूलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिक्यूलर फिब्रिलेशन जो है कार्डियक अरेस्ट में मोस्ट ऑफ द डेथ का कारण होता है। ये हुआ हमारा पार्ट 1 इस लेक्चर का। पार्ट 2 बहुत ही शॉर्ट्स है, वो भी जल्दी से करके इस टॉपिक को हम लोग फिनिश करते हैं।